आदाब नाजरीन, मैं हूं रहमत कलीम और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उर्दू। सऊदी अरब के वली-अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान को कत्ल किया जा सकता है। ये खदशा किसी और ने नहीं बल्कि उन्होंने खुद जाहिर किया है। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान की सिक्योरिटी की बात करें तो वो गैर मामूली है, उनके पास ताकत और सलाहियत दोनों ही गैर मामूली हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो इसराइल के साथ रिश्ता बहाल करते हैं तो फिर उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। दरअसल मशहूर अमेरिकी मैगजीन पॉलिटिको ने गुज़श्ता रोज़ एक रिपोर्ट शाये की थी जिसमें मोहम्मद बिन सलमान की अमेरिकी अरकान कांग्रेस के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया गया था। पॉलिटिको की उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी अरकान कांग्रेस से वाज़ेह तौर पर कहा है कि उन्होंने सऊदी इसराइल ताल्लुकात की बहाली और अमेरिका के साथ ताउन की खातिर अपनी जान खतरे में डाल रखी है। मौजूदा वक्त में इसराइल फ़लस्तीन जंग की वजह से अरबों का गुस्सा आसमान पर है और इसी गुस्से के बीच अगर इसराइल के साथ किसी मुआहदे का ऐलान करते हैं तो फिर मुझे भी वैसे ही कत्ल कर दिया जाएगा जैसे अनवर सादात को कत्ल कर दिया गया था। बड़ी बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान ने यहाँ पर अमेरिका को आईना दिखाने की भी कोशिश की कि अमेरिका ने अनवर सादात की सिक्योरिटी के लिए कुछ भी क्यों नहीं किया। मोहम्मद बिन सलमान के इस सवाल में एक दूसरा सवाल ये भी पोशीदा था कि अगर सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात को बहाल करता है तो फिर मेरी यानी MBS की सिक्योरिटी के लिए अमेरिका क्या करेगा। यहाँ पर समझने वाली दो अहम बात है। पहली बात यह है कि अमेरिका और सऊदी अरब के माबैन गैर हतमी या यूं कहें कि खुफिया तौर पर कई ऐसे मुआहदे हैं जो मंजर आम पर नहीं आते। उन मुआहदों में सिक्योरिटी की गारंटी भी है, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक दूसरे को सपोर्ट करना, मदद करना है और टेक्नोलॉजी जैसे इक़्तिसादी सरमायाकारी भी शामिल हैं। और इन तमाम खुफिया मुआहदों के बदले में अमेरिका सऊदी अरब से ये चाहता है कि वो चीन के साथ अपने ताल्लुकात को महदूद करेगा। खैर, यहाँ पर दोनों मुल्कों के माबैन खुफिया तौर पर गिव एंड टेक का मुआहदा है और ये कोई नई बात नहीं है या फिर सऊदी और अमेरिका के बीच नहीं है। कई ममालिक के बीच इस तरह के मुआहदे होते हैं और हैं। एक दूसरी बात जिसकी मिसाल मोहम्मद बिन सलमान ने इस गुफ्तगू में पेश की वो अनवर सादात के कत्ल का वाक़या है। अब सवाल यह है कि अनवर सादात कौन है और उनको क्यों और कैसे कत्ल किया गया था। दरअसल मिस्र में 6 अक्टूबर 1981 को जंगे रमज़ान की याद में एक फ़ौजी परेड हो रही थी। उस तारीख को 1973 में इसराइल के ख़िलाफ़ होने वाली उस जंग में मिस्र अपनी कामयाबी का दावेदार था और इसीलिए उस दिन को सरकारी सतह पर मनाया जा रहा था। सलामी के चबूतरे पर मिस्र के सदर अनवर अस्सादात अपने नायब हुस्नी मुबारक और वज़ीर दिफा अबू गज़ाला के साथ मौजूद थे। हाज़रीन में दिगर सफारतकारों के साथ इसराइल के सफ़ीर मोशे सासन भी शामिल थे। परेड के दौरान फ़िज़ा में जंगी तैयारे मिराज फॉर्मेशन बनाकर परवाज़ कर रहे थे। ज़मीन पर परेड में शामिल फ़ौजी दस्ते सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहे थे। इसी दौरान परेड में फ़ौज के आर्टिलरी यूनिट का दस्ता सलामी देते हुए गुजरा तो उसके पीछे अचानक एक फ़ौजी ट्रक आकर रुक गया। ट्रक से 4 मुसल्लह अफराद छलांग लगाकर उतरे। सदर की सिक्योरिटी पर मामूर अफराद इस हरकत को परेड ही का हिस्सा समझे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया या उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। सलामी के चबूतरे की तरफ बढ़ने वाले इन चारों फौजियों में से एक ने ग्रेनेड फेंका जो नहीं फटा। उसके बाद उसने मजीद ग्रेनेड फेंके और बाकी फौजियों ने फायरिंग शुरू कर दी। ये सब कुछ इतना अचानक और तेज़ रफ्तारी से हो रहा था कि वहाँ भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। सदर अनवर सादात अपनी जगह पर खड़े हैरानी और परेशानी के आलम में ये सब मंजर देख रहे थे कि इसी बीच हुसैन अब्बास नामी फौजी ने स्नाइपर से अनवर सादात की गर्दन और सीने को निशाना बनाते हुए गोलियां मार दी। अनवर सादात ज़मीन पर गिर पड़े और इतनी देर में एक और हमलावर अब्दुल हमीद ने भी अपनी राइफल की सभी गोलियां सादात के सीने में उतार दी। इसके बाद खून में लथपथ अनवर सादात को हेलीकॉप्टर की मदद से मुआदी मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया गया। सादात का जिस्म गोलियों से छलनी था और शदीद सदमे और छाती में अंदरूनी तौर पर खून बहने से उनकी रूह परवास कर गई। हमले के 2 घंटे बाद दोपहर 2:40 पर उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। कैप्टन खालिद इस्लामबोली उस रोज़ अनवर सादात पर इस हमले की क़यादत कर रहा था। हमलावरों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया और इसके बाद उन्हें सजाए मौत भी दी गई। अहम बात यह है कि मौत से 2 साल पहले अनवर सादात ने इसराइल के साथ अमन मुआहदे पर दस्तखत किए थे। वो इसराइल के साथ अमन कायम करने वाले पहले अरब रहनुमा थे। इस फैसले से मिस्रियों की बड़ी तादाद नाराज़ भी हुई, जिसके नतीजे में सदर अनवर सादात के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरों का आगाज़ हुआ।
और इसी गुस्से और नाराज़गी ने अनवर सादात की जान भी ले ली। अमेरिका ने यहाँ अनवर सादात की सिक्योरिटी का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा और इसराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की वजह से अनवर सादात मारे गए। मोहम्मद बिन सलमान को भी कमोबेश इसी तरह के हमले का खदशा लायक है। वो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली का ऐलान यानी अपनी मौत को दावत देने का ऐलान होगा। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान क़ज़िया फ़लस्तीन को हल किए बगैर इसराइल के साथ रिश्ते को बहाल करने के हक़ में नहीं हैं। हालांकि उनके ऊपर अमेरिका की जानिब से बहुत ज़्यादा दबाव है और वो ख़ुद भी समझते हैं कि उनके मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए या मुल्की मफाद में जो फ़ैसला है वो इसराइल के साथ दोस्ती का फ़ैसला है। लेकिन अरब और मशरिक़ वस्ता जिसकी गैर एलानिया नुमाइंदगी उनके हिस्से में है, उनके जज्बात फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों के साथ हैं और हालिया जंग की वजह से उनका गुस्सा उरूज पर है। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान की इसराइल या अमेरिका के सामने जो सबसे पहली शर्त है वो फ़लस्तीन की खुद मुख्तारी और 2 रियासती हल को अमली जामा पहनाना है और इसी शर्त को इसराइल मानने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल अब यह ऐलान कर चुका है कि फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर कायम करना उनके अपने वजूद के लिए हमेशा ख़तरे की घंटी की तरह होगा। इसलिए फ़लस्तीनी रियासत को वो कभी भी मंजूर नहीं करेंगे। यहाँ पर इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद की भी खुली मुखालफत कर रहा है, लेकिन चूँकि इसराइल के साथ अमेरिका है इसलिए वो सब कुछ कर सकता है। खैर, मोहम्मद बिन सलमान अपने कत्ल के खदशे का इजहार करते वक्त किसी ताकत, किसी ग्रुप या किसी मुल्क का नाम नहीं ले रहे थे। इसका वाज़ेह मतलब है कि आवामी जज्बात को वो बखूबी महसूस कर रहे हैं। और जाहिर है जब आप एक लीडर होते हैं तो सबसे पहले आपको अपने लोगों के जज्बात को समझना पड़ता है, लेकिन जज्बात से मुल्क चलता तो शायद कई कत्ल या जंगें नहीं होती। चूँकि मुल्की मफाद और मुस्तक़बिल के चैलेंजेस और वक्त के तकाज़ों को देखते हुए कई ऐसे फ़ैसले करने पड़ते हैं जिनसे अवामी जज्बात को ठेस पहुँचते हैं, लेकिन एक रहनुमा ही जानता है कि वो फ़ैसला कैसे दुरुस्त साबित होगा। मोहम्मद बिन सलमान ने भी गुज़श्ता चंद सालों में कई बड़े फ़ैसले लिए हैं जिनसे जज्बाती तौर पर एक बड़ी आबादी को तकलीफ़ पहुंची है, लेकिन वो फ़ैसले उनके मुल्क के लिए ज़्यादा सूदमंद साबित हो रहे हैं या हो सकते हैं। इख्तलाफ और एतराज़ अपनी जगह पर है, लेकिन जब भी कोई बड़ा फ़ैसला होता है तो उससे पहले उस पर काफ़ी गौर व खोज किया जाता है। उसके मुस्बत मनफी असरात पर फ़ैसला साज़ों के माबैन बहस होती है, तब जाकर किसी हतमी नतीजा पर पहुंचा जाता है। और शायद इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के मामले पर जब भी मोहम्मद बिन सलमान गौर कर रहे हैं या करते हैं तो उनके जहन में अनवर सादात के साथ पेश आने वाला वो सानहा दौड़ने लगता है। और यही वजह है कि उन्होंने अमेरिका के सामने इस खतरे का जिक्र किया है और ये समझाया है कि जब तक फ़लस्तीनियों को या फ़लस्तीन को बतौर रियासत कायम नहीं किया जाता या मसला फ़लस्तीन को हल नहीं किया जाता, तब तक इसराइल से दोस्ती उनकी अपनी ज़ात के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान के इस बयान को कुछ आलमी तज्ज़िया निगार एक अलग नज़र से भी देख रहे हैं। उनका मानना है कि मोहम्मद बिन सलमान पूरी ईमानदारी के साथ मसले फ़लस्तीन को पहले पहल हल करना चाहते हैं और अमेरिका उन पर मुसलसल ये दबाव बना रहा है कि वो इसराइल के साथ दोस्ती कर लें। इस अमेरिकी दबाव के बीच मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी जान का डर दिखाकर या उस धमकी को पेश करके अमेरिका पर यह दबाव बनाने की कोशिश की है कि वो इसराइल को अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए मजबूर करे। यानी दबाव का जवाब उन्होंने दबाव से ही देने की कोशिश की है और इसके लिए उन्होंने अपने कत्ल के खदशे का सहारा लिया है ताकि अमेरिका इसको संजीदगी से ले और वह इसराइल पर दबाव बनाए कि फ़लस्तीनी रियासत को वो तस्लीम करे। तभी जाकर मोहम्मद बिन सलमान की जान ख़तरे से आज़ाद रह सकती है और तभी वो इसराइल से दोस्ती भी कर सकते हैं। अब इस दबाव के खेल में किसका दबाव काम आता है ये वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ एक शर्त पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं और वो शर्त है कि पहले इसराइल फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करे, फिर आगे बात करें। आप देख रहे थे भारत एक्सप्रेस, मुझे दीजिए इजाज़त।